सबसे पहले तो सभी सीईटी का एग्जाम देने वाले जो उम्मीदवार हैं, जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब सीईटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट ये हरियाणा में बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं स्कूल में था तो कुछ बच्चे मेरे को संविधान के बारे में पूछने आए थे, तो मुझे भी लगा कि क्यों नहीं सोशल मीडिया का फ़ायदा उठा के जितना बच्चों को जितना फ़ायदा उसकी उसे बता दिया जाए। तो इसलिए मैंने आज एक यूट्यूब पे 15-20 मिनट का, क्योंकि मुझे जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा ही लंबा है, कम से कम 2-3 घंटे का विषय है। लेकिन मेरा एक साथी है रामदास, पीजीटी हिस्ट्री लेक्चरर, उसने मुझे बताया कि आप 10 से 15-30 मिनट का बताया, कभी का 20 मिनट काफ़ी होंगे, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं। ये शब्द जितने बच्चे सुनेंगे वो ध्यान से सुने। आप पढ़ाई से बोर हो रहे हो तो आप पढ़ नहीं रहे हो। पढ़ाई तो इंटरेस्ट का विषय है, आप इस पर घंटों घंटे खर्च कीजिए, तभी आप कुछ करने के लायक होंगे। तो चलो बिना कोई समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। तो इसकी संविधान की जो बेस बताने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कांग्रेस की स्थापना 1857 की क्रांति के बाद कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, और एक अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम इसकी स्थापना में भारतीय कुछ अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को शामिल करके एक संस्था बनाता है। एक अंग्रेज द्वारा कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ये तो कतई नहीं हो सकता कि वो भारत को आजाद कराना चाहता था। हाँ, वो भारतीय लोगों, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी, भारतीय लोगों और अंग्रेजों के बीच में एक ऐसी सेफ्टी वॉल बनाना चाहते थे कि लोगों की बातें हमें पता लगती रहे और हम उनका हल्का फुल्का निदान करते रहे। क्योंकि जब जन आक्रोश बढ़ता है, वो कोई भी शासन उसको संभाल नहीं पाता। आपने अभी पिछले साल श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा, जब जन आक्रोश होता है तो उसको कोई भी शासन संभाल नहीं पाता। तो उन्होंने एक सेफ्टी वॉल कांग्रेस के रूप में बनाई, लेकिन धीरे धीरे ये सेफ्टी वॉल है वो सुविधाएं मांगती मांगती आ गई 1929 तक। इसके बीच में महात्मा गांधी का आगमन भी 1915 में अफ्रीका से हुआ। ये बीच बीच में सन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहानी के रूप में आपको याद रह जाए। प्रश्न ये भी आ सकता है कि अफ्रीका से महात्मा गांधी कब आए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हो गया था, 1918 तक चला। उसी दौरान महात्मा गांधी आए और अंग्रेजों ने कहा कि हमारी सहायता करो, हम आपको आज़ाद कर देंगे। युद्ध के बाद आज़ादी तो कहाँ देनी थी। उन्होंने 1918 में जब भारतीयों ने याद कराया कि आपने कहा था कि युद्ध की समाप्ति पर आपको आज़ादी देंगे, तो उन्होंने और सख्त कानून बना दिए, जैसे रोलर टैकेट बनाया था, जिसमें कहा भी बिना किसी इंक्वायरी के, बिना बेल, बिना दलील अंदर डाल देंगे। तो रोलर टैक्ट का विरोध में जलियांवाला 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड हो गया था। जनरल डायर ने उसको हमारे निर्दोष लोगों को मारा था। तो इसके बाद कांग्रेस ने भी एक इंसेंटिव लिया कि क्यों न हम अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत सा आंदोलन चलाएं। तो 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया। अब महात्मा गांधी ने जैसे ही डिक्लेयर किया तो पूरे देश में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। कॉलेजों में बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, विश्वविद्यालय से पढ़ाई छोड़ दी, वकीलों ने अपना अदालत में जाना छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद चोरा चोरी वाली आपको घटना भी याद होगी कि गोरखपुर के पास एक चोरा चोरी में घटना हुई थी, जिसमें वहाँ के चोरा चोरी के लोगों ने एक थाने को आग लगाकर वहाँ थाने को जला दिया था, जिसमें सारे जो सिपाही थे वो भारतीय ही थे, लेकिन वो थे अंग्रेजों की साइड से, तो वो जलकर मर गए।
तो ये बात महात्मा गांधी को अच्छा नहीं लगी, क्योंकि उनका सिद्धांत अहिंसा था और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया 1922 को। ये बात महात्मा गांधी ने तो वापस ले ली थी, लेकिन भारतीय लोगों को ये पसंद नहीं आई और उन्होंने एक तरफ से कांग्रेस का सहयोग करना बंद कर दिया। इसी दौरान भारत की राजनीति में क्रांतिकारी लोगों का आगमन शुरू हो जाता है। आपने भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, बहुत सारे देशभक्त क्रांतिकारी थे, उनका आगमन हुआ और लोग उनके पीछे भी हुए। तो कांग्रेस 1929 तक आते आते सोचने लगी कि यदि तुम्हारा कोई एक्टिव रोल नहीं रहा तो लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो 1929 को कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें पहली बार ये मांग की गई कि पूर्ण स्वराज्य चाहिए। अब प्रश्न तुम्हारे ये आएगा कि पूर्ण स्वराज्य की मांग सबसे पहले कांग्रेस ने कब, अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस ने कब मांग की? तो आपने बताना दिसंबर 1929। और एक बड़ा मजबूत और ऐतिहासिक फैसला भी कांग्रेस अध्यक्षों ने हुआ कि अब हम पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे और 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे। तो प्रश्न ये भी तुम्हारा हो सकता है कि भी राष्ट्रीय झंडा, कांग्रेस ने सबसे पहले स्वराज्य की मांग को लेकर राष्ट्रीय झंडा कब फहराने की तिथि रखी थी? तो वो थी 26 जनवरी 1930 को। तो ये 26 जनवरी 1930 आया और कांग्रेस ने झंडा भी फहराया। उसके बाद में राउंड टेबल इंग्लैंड में कांग्रेस की गतिविधियों से अंग्रेज थोड़े डर गए। उन्हें लगा कि अब वो भारत नहीं रहा, 1885 वाला थोड़ा करवट ले रहा है। तो अंग्रेजों ने भी एक नीति अपनाई कि सारे भारतीय जो कांग्रेस के नेता थे उनको इंग्लैंड में कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। उसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। वो तीन साल तक, यानी 31, 32, 33 में वो राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन हुए। उसमें कोई फैसला हुआ भी नहीं और होना भी नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों को टालने की नीति और फूट डालो, एक तो टालना और दूसरा फूट डालो राजगुरु की नीति का जो वो पालन कर रहे थे। तो भारतीयों को थोड़ा राजी करने के लिए 1935 का एक बहुत बड़ा एक्ट लेके आए, जिसमें प्रशासनिक आधार पर भारतीयों को उसमें शामिल करने का विचार आया। लेकिन उस समय तक भारत में बहुत सारे क्रांतिकारी नेता पैदा हो गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए। 1939 आ गया। 1939 में एक घटना विश्व में और घटी कि 1939 विश्व युद्ध इटली ने शुरू कर दिया, डेनमार्क पर शायद हमला करके, और जिससे इस आंदोलन में पूरा वही इटली, जर्मनी और जापान मिलकर, जिनको अब जैसे प्रश्न तुम्हें ये भी पूछा जाएगा कि दूसरा विश्व जो लड़ा गया था वो किसके बीच में लड़ा गया? तो उसमें अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड एक तरफ थे और जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ थे। उनको मित्र राष्ट्र कहा गया। इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका वालों को मित्र राष्ट्र और जर्मनी, इटली, जापान वालों को धुरी राष्ट्र कहा गया। तो धुरी राष्ट्र का नाम लेके या मित्र राष्ट्र का नाम लेके भी तुम्हारा कोई प्रश्न आ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि धुरी राष्ट्र में कौन था और मित्र राष्ट्र में कौन थे। ये युद्ध हुआ 1945 तक आते आते, क्योंकि अभी हमारा ये विषय नहीं है, तो 1945 तक आते आते ये विश्व युद्ध खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया तो जो पहले विश्व युद्ध ने अंग्रेजों ने कहा था कि आप हमारा साथ दो, हम आपको युद्ध के बाद आज़ाद कर देंगे, ऐसी बात दूसरे विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों ने कही कांग्रेस को कि आप हमें साथ दीजिए और हम आपको आज़ाद कर देंगे। अब कांग्रेस भी समझ चुकी थी कि बार बार इस प्रकार की बातें मानना, यदि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता सहमत हो जाए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता उसके पक्ष में नहीं थी। अब एक मजबूत नेता सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में शामिल थे। 1939 में कांग्रेस को इलेक्शन लेकर कुछ घटनाएं हुई, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग होकर कुछ गतिविधियां अपनाने लगे। अब अंग्रेजों को भी समझ आ गया था कि सुभाष चंद्र बोस है अब विशेष नेता भारत का हो गया है, जो देश की आज़ादी चाहता है, और उसके पीछे पूरा भारत भी था। तो सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया गया
जेल में डाला तो उन्हें अनशन रखा, भूख हड़ताल की। उससे अंग्रेज घबरा गए कि यदि सुभाष को ज़्यादा दिन जेल में रखा तो भारतीय लोग, इधर विश्व युद्ध में इंग्लैंड फंसा हुआ है और सुभाष चंद्र बोस को यदि जेल में रखा तो भारतीय लोग में काफ़ी आक्रोश फैलेगा। उसकी वजह से उन्होंने सुभाष को जेल से निकाल कर उसके घर में कैद कर दिया और एक दिन मौका पाकर सुभाष चंद्र बोस घर से निकले और इधर उड़ीसा, दिल्ली, लाहौर होते हुए इस साइड से जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी से अब उधर यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। अंग्रेजों की तरफ से हम लड़ रहे थे जर्मनी से, यानी हम मतलब भारत को भी इंग्लैंड ने अपनी तरफ से जर्मनी के खिलाफ लड़ाया। शुरुआत के सालों में दूसरे विश्व युद्ध के भारी पड़ रहा था जर्मनी, और जर्मनी ने भारत के बहुत सारे सैनिकों को कैद कर लिया और सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए। जर्मनी में उन्होंने हिटलर से बात की और कहा कि हम तो खुद भी अंग्रेजों के खिलाफ हैं, आप इन जो आपने अंग्रेजी सेना के रूप में जो भारतीय सैनिकों को जो गिरफ्तार करके उन्हें मुझे दीजिए। तो हिटलर ने वो बात मानी और सैनिकों को सुभाष चंद्र को सौंपा और सुभाष चंद्र को सिंगापुर तक आने की व्यवस्था भी हिटलर ने करी। वहाँ आकर रास बिहारी बोस पहले आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर चुके थे। उन्होंने उसका जो कमांड, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके थे, तो अब उन्होंने अपनी कमांड थी वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के साथ 7 सिस्टर राज्यों की तरफ से अंग्रेजों पर हमला किया। इसमें काफ़ी सारा अंग्रेजों को नुकसान हुआ और उस हमले को देखकर भारत की वायुसेना और नेवी की जो सेना थी उसमें भी जगह जगह त्रिवेंद्रपुरम और कोच्चि, इधर अहमदाबाद, जहाँ भी नाविक थे, जल सेना थी, उनमें काफ़ी विरोध हुआ और अंग्रेजों को 2 मोर्चे पर युद्ध करना पड़ा था, एक तो भारत के अंदर और एक यूरोप में। इस स्थिति को देखकर अंग्रेज काफ़ी घबरा गए। अब अंग्रेजों ने ये फैसला कर लिया कि अब भारत को और ज़्यादा दिनों तक गुलाम रखना संभव नहीं है, तो उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा भारत में और उस कैबिनेट मिशन ने आके कहा कि आप अपनी, जब वो भारत में आए तो उन्होंने भारतीय नेताओं से मिले। उस समय कांग्रेस के नेता ही बाहर थे, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि आप संविधान सभा बना लीजिए, जो आपका संविधान का निर्माण करे, आपके कानूनों का निर्माण आप खुद करो। तो उन्होंने संविधान सभा बनाई और संविधान सभा में उस समय जो अंग्रेजों के पास भारत का जो जितना क्षेत्र था उसमें 4 प्रकार के राज्य थे, A, B, C, D। ए में अंग्रेजों के डायरेक्ट शासन वाले राज्य क्षेत्र था, जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इस प्रकार का क्षेत्र। और दूसरे में बी में रजवाड़े थे, जिसमें ये नागपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, गुजरात और राजस्थान के रजवाड़े, ये सारे के सारे दूसरा जो ग्रुप था। जो अब दूसरा इसको ग्रुप क्यों कहेंगे हम, क्योंकि एक क्षेत्र ऐसा था जिस पर अंग्रेज सीधा शासन करते थे, दूसरा क्षेत्र ऐसा था जिस पर राजा थे जो अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर चुके थे, जो अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर चुके थे। जैसे ऐसी स्थिति थी कि जैसे आज हमारे राज्य हैं, तो हमारे राज्य हैं वो केंद्र की सलाह पर काम करते हैं। सभी राज्यों में जो केंद्र का कानून होता है वही लागू होता है और उन्हीं की माननी पड़ती है। ऐसे ही वो एक प्रकार से जितने थे वो स्टेट बन गए अंग्रेजों के। और तीसरे में केंद्र शासित प्रदेश थे, जैसे बड़े बड़े जो नगर थे उनको केंद्र शासित अंग्रेजों के जो एक अधिकारी होता था वो उनका शासन चलाता था। और डी ग्रुप में था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 4 प्रकार के स्टेट उन्होंने बना रखे थे। तो अंग्रेजों ने उन्होंने कहा कि आप अपनी संविधान सभा बनाइए और संविधान सभा में इन चारों राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात थी, वो भी जनसंख्या के आधार पर। तो ये संख्या हो गई 389, 389 389 संविधान सभा के सदस्य बन गए। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके कार्यकारी जो अध्यक्ष बनाया गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष।
यानी आपको पूछा क्या जाएगा भी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को, और उसके 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1940 को मीटिंग होती है, संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। सबसे पहले तो इसमें अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब आप में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें कि संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन था। अब प्रश्न जो सेट करता है उसका काम यही होता है कि थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड और उलझा दे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज करना ही प्रश्न पत्र सेटर का काम होता है। तो वो कहाँ करेगा, वो कहेगा कि कार्यकारी संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे, और वहां आप लिख दोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो गलत हो जाएगा। ये तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 13 दिसंबर 1946 को दोबारा संविधान सभा की मीटिंग होती है, और मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है। और इसके बाद में एक घटना इसकी जो आपके परीक्षा के लिहाज से जरूरी है वो ये है कि इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यानी उद्देश्य क्या था, संविधान सभा को बनाने का उद्देश्य क्या था, अर्थात हमें वो 1885 से लेकर 1947 तक जो कांग्रेस ने हर साल जो अधिवेशन होता था उसमें जनता के सामने ये रखा जाता था कि आप जब भी हम आज़ाद होंगे तो लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, सबको समान अधिकार देंगे, सबको सबके साथ बराबरी का होगा, आर्थिक विकास समान रूप से करेंगे पूरे क्षेत्र का, ऐसे आदर्श रखे जाते थे। तो इस प्रकार के संविधान बनाने के लिए पहले उद्देश्य रखे गए, इसको बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो प्रश्न आएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा या ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, तो ये 13 दिसंबर था और जवाहरलाल नेहरू थे। अब इसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया, और हम कहते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जबकि हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों के झंडे के नीचे और अंग्रेजे ही माउंटबेटन के द्वारा वो शपथ ली गई, और उनका जो राष्ट्रीय झंडा उसको जैक बोला जाता है उसके प्रति। और जब भी जवाहरलाल नेहरू इन दौरान यानी जब से 1946 से लेकर 1950 तक वो हमेशा ही अंग्रेजी सरकार से इंग्लैंड की राजा रानी प्रधानमंत्री से अनुमति लेकर शासन चला रहे थे। तो सबसे पहला तुम्हारे लिए याद रखने योग्य ये चीज है कि आप एक तो ये याद रखिए कि संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, 389। और इसके बाद में संविधान सभा की बैठक जैसे 2 हुई वो चलती रही, और आगे जनवरी 1947 में ये बात उठने लगी कि मोहम्मद अली जिन्ना है वो मुस्लिम लीग की डिमांड करने लगे। डिमांड में उनकी डिमांड थी और अंग्रेज उनका सहयोग कर रहे थे, महात्मा गांधी उसके विरुद्ध थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ नेता तो ये कहते थे ठीक है होता है तो होने दो। इसके पीछे बहुत सी किताबें हैं इतिहास की, उसके पीछे अलग अलग विचारधाराएं हैं, उसमें जाने हमारा काम नहीं है अभी, हमारा काम है सीयूटी का एग्जाम। तो हमें ये रखना है कि 2 जून 1947 को इंग्लैंड की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास हुआ, जिसमें भारत को आज़ाद करने की बात की गई। उसमें 3 बातें की गई। आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि इंग्लैंड की संसद ने कब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रस्तुत किया, तो आप बताएंगे 2 जून 1947 को। तो ये प्रस्ताव जैसे ही पास हुआ तो उन्होंने 3 बातें उसमें मुख्य कही। एक तो कहा कि जो भारत में रहना चाहता है वो भारत में रहे, जो पाकिस्तान में रहना चाहता है वो पाकिस्तान में रहे, और जो इन दोनों में शामिल नहीं होना चाहता वो आज़ाद रहे। और ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरनाक अधिनियम था, सबसे बड़ा खतरनाक उन्होंने अपनी चाल चली। इस जैसे ये प्रस्ताव पारित हुआ, रेडक्लिफ को बुलाया गया। रेडक्लिफ कभी भारत में आया ही नहीं था, उसने भारत और पाकिस्तान के नक्शे भी एक कागज पर कर दिए,
और जैसे अब लोगों को पता ही नहीं था, आधे से ज़्यादा, कोई भी तुम भारत में हो या पाकिस्तान में हो, ऐसे कुछ लोगों को कुछ पता नहीं। और रेड क्लिफ को भी डर था कि वो जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया, अब जो पुरानी जो संसद है हमारी, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने 14 और 15 अगस्त की रात को झंडा फहराया और इधर पूरे देश में मारकाट मच गई। उधर हिंदुओं की लाशें गाड़ियों में भर के आ रही थी, इधर से भी अपने हरियाणा में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ कि आपस में जो धर्म के आधार पर है वो दंगे फैल गए। फिर 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद का झंडा फहरा दिया गया। उसके बाद हुआ कि अब बहुत से जो रजवाड़े थे वो चले गए पाकिस्तान में। और अब मैंने आपको पहले बताया कि संविधान सभा के सदस्य कितने थे, 389। अब जो पाकिस्तान की तरफ रजवाड़े चले गए उनके सदस्य थे 90 और अब बच गए भारत में 299। यानी अब इसमें प्रश्न क्या बन सकता है कि संविधान सभा के सदस्य कितने थे, तो 389। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का संविधान निर्माण में किसका योगदान था, कितने सदस्यों का योगदान था, तो ये थे 299। और 2 साल 11 महीने 18 दिन तक संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, 2 साल 11 महीने 18 दिन तक। और ये 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और इस दिन सभी सदस्यों ने साइन कर दिए, यानी अंगीकृत कर लिया। प्रश्न क्या आएगा तुम्हारा भी, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया, तो आपने 26 नवंबर 1949 याद रखना है। अब इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक तर्क है ऐसा कि 26 नवंबर 1949 को यदि संविधान लागू नहीं हुआ, बना लिया, तो उसे लागू करने के लिए 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 का दिन क्यों रखा गया? क्योंकि 1929 दिसंबर में कांग्रेस ने फैसला किया था किसका, स्वराज का, और कहा था कि हम 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे और पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे। तो जैसे हमारे घर में लड़का पैदा होता है तो उस दिन लड़का पैदा हुआ, बड़ी खुशी से ढोल ढमाके से काम किया, थाली बजाई, पार्टियां दी, और उसके बाद में यदि हमें अपना घर बनाना हो, उसकी नींव रखनी हो, तो हम ये रखते हैं कि जिस दिन हमारा बेटा पैदा हुआ था, जिस दिन हमारी बेटी पैदा हुई थी, उस दिन हम घर की नींव रखेंगे, तो इसको एक शुभ दिन मान लिया जाता है। इसी तरह 26 जनवरी को एक शुभ दिन मानते हुए 2 महीने का डिले किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हो गया। अब संविधान के बारे में वो ये तो एक प्रकार का प्रोसेस हो गया। अब इसमें हम इसके बारे में और कुछ जानना चाहें तो क्या जानेंगे इसमें, ये इसके बारे में धाराएं हैं वो 395। अब हमारा संविधान लागू हो गया तो इसके बारे में आपके महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनते हैं कि इसमें अनुच्छेद कितने हैं, जिसको धाराएं भी बोल देते हैं, तो वो है 395। अब इसमें भाग, जब संविधान हमारा मूल रूप से बना था उसमें 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, और अब 22 की बजाय 25 भाग हो गए और 12 अनुसूचियां हो गई। प्रश्न क्या बनेगा, या तो पूछा जाएगा मूल रूप से कितने अनुभाग, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी, और अब कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं। और हमारे इसको याद रखने के लिए ये इसके साथ ये भी हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, ये भी हम प्रश्न बनता है कि 22 भाषाएं हैं इसमें। और हमारे संविधान में मूल रूप से जो व्यवस्था है वो है कि 22 भाग जो संविधान के हैं उस सभी भागों में हर भाग के पहले में चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों में राम और सीता के, कोई रामायण, महाभारत, गीता, श्री कृष्ण और महात्मा गांधी के भी हैं और सुभाष चंद्र बोस के भी हैं। ऐसे 22 ही चित्र हैं। तो यदि मूल संविधान की हम बात करें तो इसमें चित्र कितने हैं, 22 हैं। और इसके
संविधान बनने के बाद में इसे लिखने का काम जो दिया गया था वो था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ये संविधान लिखा था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इनको जब ये संविधान लिखने की जिम्मेवारी दी गई तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही शर्त पर संविधान लिखूंगा कि हर पेज पर मेरा नाम लिखूंगा और लास्ट पेज पर मेरे नाम के साथ मेरे दादा का नाम होगा। उसने वैसा ही किया। और इसकी संविधान के बारे में और जानना चाहें हम इसकी गहराई में तो इसमें 1,46,385 शब्द हैं। 1,46,385 शब्द हैं। और मूल रूप से जो संविधान है इसमें कहीं मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि इसका वजन है वो 14 किलोग्राम है। तो ये चीजें हैं। 299 सदस्य थे, 284 ने इसमें साइन किए। और ये मुख्य बातें मैं आपको संविधान के बारे में बताना चाहता था। अब एक इसका विषय और रह जाता है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। 395 धाराएं। इंग्लैंड का संविधान लिखित रूप में माना है तो सही, बोलना आम बोलचाल की भाषा में बोलेंगे कि संविधान नहीं है, लेकिन संविधान है। लेकिन ये बोला जाएगा कि संविधान की जो कभी बनाया नहीं गया, तो उनकी परंपराएं और रोजाना के कानून एक प्रकार से व्यवस्था है। अमेरिका के संविधान में 7 ही धाराएं हैं और चीन के शायद 151 धाराएं हैं। ऐसे हमारे संविधान सबसे बड़ा है 395। अब मुख्य जो प्रश्न बनता है इसके बाद वो ये बनेंगे कि हमारे संविधान को कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि ये उधार का संविधान है, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, उनमें अच्छी बातें प्राप्त की और भारतीय संविधान सभा के सामने रखा, उस पर विचार हुए और सारे के सारे फैसले सर्वसम्मति। एक प्रश्न महत्वपूर्ण मैंने UPSC में देखा था कि भारतीय संविधान को बनाने में किस प्रकार की व्यवस्था अपनाएगी, तो सर्वसम्मति की। यानी पहले दिन ये व्यवस्था कर ली जाएगी कि सारे विषय वोटिंग नहीं होगी, सर्वसम्मति से होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपको ये बताऊं भी कौन सी चीज संविधान में शामिल किस देश से की गई, हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य और नीति के निर्देशक सिद्धांत के जो जरूरी प्रश्न है वो मैं आपको कराऊंगा। तो मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा ये उद्देश्य है ही नहीं। मैं तो जितना मुझे पता है, मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं बहुत से बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ। जो बच्चे जरूरतमंद हैं उनकी मेरी कोशिश रहती है वो पढ़ें, और क्योंकि शिक्षा उसके घर को ठीक कर सकती है, शिक्षा ही साधन है। और एक तरकावाले के कुलदीप सिंह बेनीवाल मेरे गुरुजी भी थे, मेरे मुख्याध्यापक भी हो रहे। वो कहते थे कि शिक्षा यदि आपको मोल भी मिले तो ले लेनी चाहिए। वो बातें मुझे बचपन से याद है कि शिक्षा जहाँ से भी मिले वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षा ही साधन ऐसा है जो हमारे घर की तस्वीर बदल सकता है। इसलिए मेरा इस ओर रुचि रहती है कि कोई जरूरतमंद बच्चा यदि मुझे कोई मिले तो मैं उसे कोशिश करता हूँ कि तन मन धन से उसकी सहायता करूँ, और मैं वर्तमान समय में कुछ कर भी रहा हूँ। इसलिए ये मेरा लाइक, डिसलाइक और सब्सक्राइब ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है मैं आपकी सहायता कर सकूँ। और धन्यवाद आपका, आपने सुना। यदि आप ये सुनकर 1-2 नंबर भी आपको CET में बढ़ा पाते हो तो ये मेरा सौभाग्य होगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप कामयाब हो और आप अपने घर की तस्वीर बदलें और अपने माँ बाप के सहारे बने, क्योंकि आपके माँ बाप यदि आपके पास साधन होंगे, यदि आपने अपना मेहनत करके अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, तो जो माँ बाप आपके लिए अब कड़ी मेहनत खून पसीना बहा रहे हैं, वो एक दिन जब वो बुजुर्ग होंगे तो आपके पास जेब में कुछ होगा, आप उनकी सहायता कर पाएंगे, उनकी आप सेवा कर पाएंगे, क्योंकि सब चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वहाँ पैसा भी ज़रूरी है, एक समय वो भी चाहिए।
तो आपका कामयाब हो, आप अच्छी नौकरी प्राप्त करो, ये मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद।